तब तक हमने देखा कि प्रिंसेस शैंग को लेकर अपने भाई यानी कि शी जिंग के पास आ जाती है ताकि वो उसकी मदद कर सके। पर इसी दौरान वहाँ पर लेडी रुई आ जाती है और वो प्रिंसेस को देखकर चौंक जाती है, जिसके बाद वो प्रिंसेस से सूमो के स्प्लिट को ठीक करने के लिए हेल्प मांगती है, जिस पर प्रिंसेस मान जाती है और फिर वो सूमो के रूम की तरफ बढ़ने लगती है। और इसी दौरान हमें प्रिंसेस बाइंग और सूमो के पास्ट के बारे में बताया जाता है कि कैसे वो दोनों मिले, कैसे उनमें प्यार हुआ और फिर कैसे वो दोनों एक दूसरे से अलग हुए। जिसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूमो प्रिंसेस को इतने सालों बाद अपनी नजरों के सामने देखकर बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और इसी दौरान सूमो का वो पपेट प्रिंसेस पर हमला कर देता है और फिर उन दोनों की फाइट के दौरान प्रिंसेस बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। पर फिर सूमो समहाउ कैसे करके उस पपेट को अपने कंट्रोल में ले लेता है और जिसके बाद वो प्रिंसेस की तरफ बढ़ने लगता है, पर फिर वो भी अनकॉन्शियस होकर जमीन पर गिर जाता है। और अब आगे एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ताइयुन कंट्री का एक कमांडर अपने एक सोल्जर को ताइयुन कंट्री के एंट्रेंस और एग्जिट्स के रास्तों को बंद करने का ऑर्डर देता है और जिसके बाद वो उन सभी लोगों को उस छोटी लड़की यानी कि शैंग को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस ज़ेनलैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो प्रिंसेस के घोड़े को आते हुए देखकर वो कहने लगता है कि लगता है कि वो वापस आ गई, पर उसके घोड़े को अकेले देखकर वो समझ जाता है कि प्रिंसेस के साथ कुछ गड़बड़ है। जिसके बाद हमें लेडी रुई और मास्टर शी जिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर शी जिंग कह रहा होता है कि आखिर टिंग अब तक वापस क्यों नहीं आई, वो तो बस मेरे लिए ड्रिंक लेने गई थी। और फिर वो आगे कहने लगता है कि बाइंग भी अब तक बाहर नहीं आई, उसे अंदर गए हुए बहुत समय बीत गया। जिस पर लेडी रुई उससे कहने लगती है कि मिस्टर शी जिंग थोड़ा सब्र रखिए क्योंकि प्रिंसेस और मास्टर सूमो बहुत समय बाद एक दूसरे से मिल रहे हैं, तो जाहिर है उनके पास कहने के लिए बहुत कुछ होगा। और रही बात टिंग की, तो वो भी यहाँ जल्द ही आ जाएगी। जिसके बाद आसमान में एक लाइट को देखकर मास्टर शी जिंग कहने लगता है कि ये तो टिंग की इमरजेंसी सिग्नल है और जिसे देखकर शी जिंग उस तरफ भागने लगता है और उसे ऐसे भागता हुआ देखकर शेंग भी उसके पीछे भागने लगती है। जिसके बाद लेडी रुई यानशी को भी उनके पीछे जाने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद हमें प्रिंसेस को दिखाया जाता है जो कि एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में होती है और हवा में उसकी बॉडी तैर रही होती है और जैसे ही उसकी आँख खुलती है उसकी आंखों के सामने हेवेंस के गेट्स होते हैं और जब वो ऊपर की तरफ देखती है तो वो देखती है कि सूमो वहाँ पर खड़े होकर रो रहा है और उसकी आंखों से निकलने वाले आंसू मोती बनकर गिर रहे होते हैं। और सूमो को देखकर प्रिंसेस उसकी तरफ हाथ बढ़ाती है पर तभी उसे कोई जगह देता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंस ज़ेनलैन उसे वहाँ पर जगा रहा होता है। जिसके बाद प्रिंस उसे बताने लगते हैं कि सूरज निकल चुका है पर तुम अब तक सिटी में वापस नहीं आई थी और जिस वजह से मुझे चिंता हो रही थी और इसलिए मैं यहाँ आ गया। और जिसके बाद ज़ेनलैन बाइंग से कहने लगता है कि तुम प्लीज अपने स्पिरिचुअल पावर को यूज मत करना ताकि तुम जल्द से जल्द हील हो सको। और फिर वो उसे अपने स्पिरिचुअल पावर से हील करने लगता है। वहीं यहाँ दूसरी तरफ सूमो का पपेट अपने आप हरकत करने लगता है। जिसके बाद प्रिंस सूमो की पपेट को देखकर कहने लगता है कि जब दो बॉडी एक दूसरे से जुड़ी हुई हो तो चोट चाहे किसे भी लगे पर उसकी तकलीफ दोनों को होती है और अब ये दोनों अलग नहीं है बल्कि एक दूसरे की ही परछाई है। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो उस पपेट के अंदर मौजूद इवल एनर्जी सूमो को अपने कंट्रोल में ले लेगी। जिस पर प्रिंसेस कहने लगती है कि पर इन सबको रोकने का कोई रास्ता तो जरूर होगा। जिस पर प्रिंस उससे कहने लगता है कि देखने से तो ऐसा लगता है कि सूमो तुम्हें मारना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर ऐसा होता तो उसके उस अटैक से तुम्हारी बॉडी अब तक बची नहीं होती। जिस पर प्रिंसेस कहने लगती है कि तो फिर इसका मतलब ये है कि अब भी देर नहीं हुई। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सूमो लड़खड़ाते हुए उठकर खड़ा हो जाता है और सूमो उठते ही कहने लगता है कि आखिर तुम कौन हो, और उसका पपेट सीधा जाकर प्रिंस पर हमला कर देता है पर प्रिंस अपने एक शील्ड से उसे रोक लेता है। और जिसके बाद प्रिंस उससे कहने लगते हैं कि तुमने यहाँ मेरी वाइफ को पकड़ रखा है और तुम मुझसे पूछ रहे हो कि मैं कौन हूँ। और जिसके बाद सूमो समझ जाता है कि ये ज़ेनलैन है और फिर वो उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इसी बीच हमें उन दोनों के बीच के पास्ट का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंस सूमो को आजाद कर देते हैं। जिस पर सूमो कहने लगता है कि अगर तुमने आज मुझे यहाँ खत्म नहीं किया तो तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जिसे सुनकर प्रिंस चौंक जाता है और सूमो आगे कहने लगता है कि अगर आज मुझे यहाँ तुमने नहीं मारा तो मैं एक दिन तुम सबको खत्म कर दूंगा। जिस पर प्रिंस खड़े होकर बहुत ही प्राउडली उससे कहने लगता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मेरे पास वो सारे रीजन है कि मैं तुम्हें जाने दूं और मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब तुम इस व्हाइट टावर में वापस आओगे। और जिसके बाद हमें वापस से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूमो उससे कहने लगता है कि काफी अरसा हो गया है ना,
और इतना कहने के बाद उन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट हो जाती है और सूमो प्रिंस पर अपने पपेट से हमला कर देता है, जिसे प्रिंस बहुत ही आसानी से डॉज करता रहता है और जिसके बाद वो उसके पपेट को अपने उस शील्ड में कैद कर देता है और फिर वो उससे कहने लगता है कि सूमो ये वक्त लड़ाई का नहीं है, जिस पर सूमो उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि बकवास बंद करो और फिर वो उसके शील्ड को तोड़कर अपने पपेट को आजाद कर लेता है और उस पर फिर से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और कहने लगता है कि मैं तुम्हें मार डालूंगा और जिसके बाद प्रिंस उसके पपेट के ईविल धागे को अपने हाथ से पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुमने हमारे जाने के बाद बहुत से तरीकों को सीख लिया है, जिस पर सूमो अपने दूसरे हाथ से उस पर अपने उन स्पिरिचुअल धागों से फिर से हमला कर देता है, जिस वजह से पास लगे विंडो में होल हो जाते हैं और जिससे सूरज की रोशनी अंदर आने लगती है और जो कि सीधा जाकर प्रिंसेस को लग जाती है और जिसे देखकर प्रिंसेस उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और उसे अपने उस शील्ड से हील करने लगता है और जिसे देखकर सूमो अपने होश में वापस आने लगता है और जिसके बाद वो वहाँ के कर्टन्स को गिरा देता है और जिसके बाद सूमो प्रिंस से पूछने लगता है कि अब वो कैसी है, जिस पर प्रिंस उससे कहने लगता है कि सूरज की रोशनी इसकी सोल को बहुत ही ज्यादा डैमेज कर रही है और जरा देखो कि तुमने इसकी हालत क्या कर दी, जिस पर सूमो उससे पूछने लगता है कि बताओ उसे कैसे बचाया जा सकता है, जिस पर प्रिंस उससे कहने लगता है कि सिर्फ हांग टियन ही इसे बचा सकता है, जिस पर सूमो वहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि तो फिर मैं हांग टियन को यहाँ लेकर आता हूँ, जिस पर प्रिंस उससे हैरानी से पूछता है कि तुम, और सूमो जिस पर कहने लगता है कि मैं बस ये अपनी गलती को सुधारने के लिए कर रहा हूँ और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें टिंग को दिखाया जाता है जिसके पीछे बहुत से सोल्जर पड़े होते हैं और वो लोग उस पर एरो से हमला कर रहे होते हैं और वो उनसे बचकर भाग रही होती है, पर तभी वो एक तीर को पकड़कर उन पर काउंटर अटैक करने लगती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक फ्लाइंग ईगल की नजर टिंग पर पड़ जाती है और वो उसके पीछे भागने लगता है और वो उस पर बहुत से तीरों से हमला करने लगता है, जिनमें से एक सीधा जाकर टिंग के पैर पर लग जाता है और वो जमीन पर गिर जाती है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक तीर आकर सीधा टिंग को लग जाती है और जिस वजह से वो वहीं पर गिर जाती है, पर तभी वहाँ पर मास्टर शी जिंग आ जाता है और वो टिंग को अपनी बाहों में पकड़कर कहने लगता है कि प्लीज बात मत करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, जिस पर टिंग उससे कहने लगती है कि नहीं, हम वहाँ नहीं जा सकते क्योंकि वहाँ पर बाकी सब भी है और अगर मैं वहाँ गई तो ये लोग उन्हें भी मार देंगे, जिस पर शी जिंग उससे कहने लगता है कि तुम अपोजिट डायरेक्शन में इसलिए भाग रही थी ताकि तुम रियो गैम्बलिंग हाउस में छुपे मर्मेड आर्मी को बचा सको, है ना। जिसके बाद टिंग उसे अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगती है कि मास्टर, मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ और वो ये कि मैं इतने सालों से आपके ऑर्डर्स को इसलिए फॉलो कर रही थी ताकि मैं आपकी उस टेक्निक को सीख सकूं और इसलिए मैं आपसे माफी चाहती हूँ, जिस पर शी जिंग उससे कहने लगता है कि मुझे पता था और इसके लिए मैं तुम्हें कोई भी दोष नहीं देना चाहता, जिस पर टिंग उससे कहने लगती है कि उदास मत हो, मैं हमेशा आपके साथ हूँ और फिर वो आगे कहने लगती है क्योंकि जब हम मरमेड्स मर जाते हैं तो हम हेवेंस में जाकर दोबारा मिल सकते हैं और इन्हीं अपने आखिरी शब्दों के साथ टिंग की वहीं पर मौत हो जाती है, जिसे देखकर शी जिंग उसका नाम पुकारते हुए जोर से चिल्लाने लगता है। जिसके बाद वहाँ पर तेज बारिश होने लगती है और यानशी भी वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद वो टिंग को देखकर हैरान हो जाता है और फिर वो शी जिंग से शेंग के बारे में पूछने लगता है, पर शी जिंग उसे कोई जवाब नहीं देता और वहाँ से उठकर उन फ्लाइंग ईगल्स की तरफ बढ़ने लगता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो फ्लाइंग ईगल्स उस पर बहुत सारे एरो से हमला करते हैं, पर वो अपनी शील्ड बनाकर उन सभी को डॉज करता है और जिसके बाद शी जिंग को वहाँ पे कुछ गार्ड्स जाते हुए दिखाई देते हैं और वो उन्हें देखकर कहने लगता है कि आज टिंग के साथ तुम लोग भी यहाँ पर मारे जाओगे। जिसके बाद वहाँ पर कुछ और सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जिसे देखकर शी जिंग अपने मन में कहता है कि टिंग जरा ध्यान से देखो, ये वही टेक्निक है जो कि तुम मुझसे सीखना चाहती थी और जो मैं तुमसे छुपा रहा था, पर अब तुम्हारे मरने के बाद मैं तुम्हें ये सिखा रहा हूँ। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपना बहुत ही कमाल का स्वॉर्ड प्ले दिखाता है, वो अपनी स्वॉर्ड की टेक्निक से उन सभी को मार देता है और फिर वो अपने स्वॉर्ड दो स्लैश अटैक करता है जो सीधा जाकर उन दो फ्लाइंग ईगल्स को एक ही बार में जमीन पर धराशायी कर देता है और जिसके बाद शी जिंग उस फ्लाइंग ईगल में से एक मर्मेड को बाहर निकालता है जो कि उसे कंट्रोल कर रहा था और जैसे ही वो उसे जान से मारने वाला होता है, यानशी आकर उसे रोक देता है और कहने लगता है कि ऐसा मत करो और जरा सोचो कि टिंग को कैसा लगेगा, और जिसे सुनकर शी जिंग रुक जाता है और फिर वो टिंग के पास जाकर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि आखिर मैंने ऐसा क्यों किया, मुझे
तुम्हें ऐसे बाहर अकेले जाने नहीं देना चाहिए था। और जिसके बाद वो उसे अपने गले से लगाकर रोने लगता है और कहने लगता है कि ये सब कुछ मेरी गलती है, प्लीज मुझे माफ कर दो, मुझे समझना चाहिए था कि बाहर बहुत ज्यादा खतरा है। जिस पर यानशी उससे कहने लगता है कि खुद को इन सब के लिए ब्लेम मत करो। जिस पर शीजिंग उससे पूछने लगता है कि पर क्यों। जिस पर यानशी उसे बताने लगता है कि टिंग की एक बड़ी बहन भी हुआ करती थी जिसका नाम जियाओ था और जो कि 20 साल पहले लापता हो चुकी थी, और ऐसा कहा जाता है उसे उन लोगों ने पकड़ लिया है और उसकी बॉडी को एक पपेट की तरह यूज कर रहे हैं। और टिंग बहुत ही ज्यादा खुशकिस्मत है कि वो आपसे मिली। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें रूई कैमरिक हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लेडी रूई सभी को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ठहरे सभी गेस्ट जाने के लिए कह दो, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि किसी की भी जान खतरे में हो। और जिसके बाद मूरोंग आकर लेडी रूई को एक सुझाव देता है और कहने लगता है कि मेरी माँ ने एक बार कहा था कि तायुन कंट्री के ईस्ट साइड में गवर्नर का मेंशन है और अगर यहाँ के लोग वहाँ जाकर उनसे मदद मांगते हैं तो उन लोगों के पास इन लोगों को इग्नोर करने का कोई रीजन नहीं होगा और तायुन कंट्री अभी मुश्किल में है और अगर आप इन सबको वहाँ पर सेफली पहुँचा देती है तो यहाँ के लोग और गेस्ट इस मुश्किल घड़ी में आपकी इस काइंडनेस को फ्यूचर में हमेशा याद रखेंगे। जिस पर लेडी रूई से कहने लगती है कि ये तो बहुत अच्छा आइडिया है और गवर्नर मेंशन में कोई है जिसे मैं जानती हूँ और जो कि मेरी मदद जरूर करेगा। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शेंग को दिखाया जाता है जो कि शहर में यहाँ वहाँ दौड़ रही होती है और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल हो रहा होता है और वो वहाँ पर शीजिंग को ढूंढ रही होती है और जहाँ पर बहुत से फ्लाइंग ईगल्स ने हमला कर दिया होता है और शेंग के नजरों के सामने ही लोग बहुत ही बेरहमी के साथ मारे जा रहे होते हैं और जिसे देखकर शेंग अपने मन में सोचती है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है। और इन्हीं सब के दौरान शेंग की नजर एक बच्चे पर जाती है जो कि अपनी माँ से बिछड़ गया होता है और वो यहाँ वहाँ अपनी माँ को ढूंढ रहा होता है और तभी वहाँ पर एक फ्लाइंग ईगल हमला करने आ जाता है जिसे देखकर शेंग उस बच्चे को अपने गोद में उठाकर वहाँ से भागने लगती है। पर तभी एक दूसरा फ्लाइंग ईगल आकर उस पर बहुत से तीरों से हमला कर देता है और जैसे ही वो तीर उसे लगने वाला होता है हांग टियन की पावर एक्टिवेट हो जाती है और शेंग के चारों तरफ एक ब्लू कलर का शील्ड बन जाता है। जिसके बाद उसके रिंग से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है जो सीधा आसमान की तरफ बढ़ने लगती है और उस लाइट को देखकर उस फ्लाइंग ईगल के अंदर मौजूद वो कमांडर शेंग को पहचान जाता है और ये देखकर शेंग अपनी रिंग को छुपाने लगती है और जिसके बाद वो उस बच्चे को उसकी माँ को सौंप कर वहाँ से भागने लगती है। पर तभी यांशी उसका हाथ पकड़कर खींचने लगता है और फिर वो दोनों साथ में भागने लगते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर वो कमांडर उन पर दोबारा से हमला करने का ऑर्डर देता है और जैसे ही वो फ्लाइंग ईगल उन लोगों पर हमला करता है उस रिंग की पावर दोबारा से एक्टिवेट हो जाती है और यांशी और शेंग के चारों तरफ फिर से वही ब्लू कलर की शील्ड बन जाती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो कमांडर सीधा उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो जाता है और वो कमांडर उन दोनों से कहने लगता है कि हांग टियन को हमारे हवाले करो और जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और उसकी स्वॉर्ड को देखकर यांशी चौंक जाता है और वो कहने लगता है कि ये तो स्वॉर्ड ऑफ लाइट है। और इतना कहने के बाद वो कमांडर उन दोनों की तरफ तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है जिसे देखकर शेंग यांशी के सामने आकर खड़ी हो जाती है। पर तभी वो देखती है कि शीजिंग वहाँ पर आ चुका होता है और वो उस आदमी के अटैक को रोक लेता है और जिसके बाद वो टिंग को वहाँ पर लिटाकर शेंग और यांशी से कहने लगता है कि तुम लोग जल्दी से यहाँ से भाग जाओ और इसे मैं देखता हूँ। और जिसके बाद शेंग और यांशी वहाँ से भागने लगते हैं और जिसे देखकर वो कमांडर उन फ्लाइंग ईगल को ऑर्डर देता है कि उनका पीछा करो। और जिसके बाद शीजिंग और उस कमांडर में बहुत ही ज्यादा इंटेंस फाइट होने लगती है और शीजिंग उस कमांडर के हर एक हमले से डॉज करता रहता है और जिसके बाद वो कमांडर शीजिंग की सेम टेक्निक को यूज करके उसके साथ फाइट कर रहा होता है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच बहुत ही जबरदस्त फाइट होने लगती है और जिसके बाद शीजिंग उस पर अपना एक पावरफुल अटैक करता है और जिस वजह से उस कमांडर के चेहरे पर लगा हुआ मास्क उतर जाता है और जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं कॉन्ग सांग के लास्ट स्वॉर्ड मास्टर का स्टूडेंट हूँ और मेरा नाम यून हुआन है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। जिस पर शीजिंग हंसते हुए कहने लगता है कि जरा देखो तो किसे पता था कि कॉन्ग सांग के स्वॉर्ड मास्टर का लास्ट स्टूडेंट असल में आइस क्लैन का एक मेंबर है। और जिसके बाद शीजिंग टिंग की तरफ देखते हुए उससे कहने लगता है कि तुम्हारे पास बस स्वॉर्ड मास्टर की स्किल्स हैं और कुछ नहीं, और आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुमने अपने सबॉर्डिनेट्स को टिंग को मारने दिया और आज मैं तुम सबको यहाँ पर खत्म करने वाला हूँ। जिस पर यून हुआन हंसते हुए कहता है कि टिंग अच्छा मजाक मत करो, तुम तो असल में उस हांग टियन पहनी हुई लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो है ना।
और इतना कहने के बाद वो दोनों ही अपनी स्वॉर्ड की पावर को एक्टिवेट करते हैं और वो लोग तेजी से बढ़ते हुए एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और उन दोनों के अटैक के क्लैश से एक बहुत बड़ी लाइट वहाँ पर जनरेट हो जाती है जो कि सीधा आसमानों की तरफ जाने लगती है। जिसके बाद हमें शेंग और यानशी को दिखाया जाता है जहाँ पर शेंग यानशी से कह रही होती है कि ये सब कुछ हांग टियान की वजह से हो रहा है, यानी कि मेरी वजह से। और वो आगे कहने लगती है कि लोग कहते थे कि युंग एक पैराडाइज है और यहाँ के लोग बहुत ही खुशहाल जिंदगी जीते हैं, पर आज ये पैराडाइज मेरी वजह से तबाह और बर्बाद हो गया। जिस पर यानशी उससे कहने लगता है कि नहीं, ऐसा नहीं है, असल में आइस क्लान के लोग आम लोगों को ऐसे ही ट्रीट करते हैं और भले ही इसका लेना देना हांग टियान से हो या ना हो। जिस पर शेंग रोते हुए उससे कहने लगती है कि अगर ये सब मेरी वजह से नहीं है तो फिर ये क्यों हो रहा है। और सुमो ने बिल्कुल सही कहा था, मैं बस एक परेशानी हूँ और कुछ नहीं। जिस पर यानशी उस पर चिल्लाते हुए कहता है कि ऐसा नहीं है, अगर तुम नहीं होती तो मूरोंग यहाँ तक कभी भी नहीं पहुँच पाता और अगर मैं तुमसे नहीं मिला होता तो मैं कब का मारा जाता। और जब मैं तुमसे पहली बार मिला था मैंने तुम्हें अपना दुश्मन समझकर तुम्हें मारने की कोशिश की, पर तुमने फिर भी मेरी जान बचाई और तुम ये भी जानती थी कि हम लोग हांग टियान से कितनी ज्यादा नफरत करते हैं, पर तुम फिर भी इसके पावर को हमारे भले के लिए यूज करना चाहती थी। और देखो, हांग टियान ने भी तुम्हारी बात मानी और उस वाइंड ईगल को मार गिराया और तुम्हारी इस काइंडनेस की वजह से ही सालों चल रही वो नफरत अब कहीं न कहीं खत्म होने लगी है, क्योंकि तुम सिर्फ ये सोचती हो कि तुम कैसे हमारी मदद कर सको और कैसे हमारी खुशियों को वापस ला सको। और अगर मेरी नजरिए से देखो तो ये एक उम्मीद की रोशनी है जो कि मेरे और युंग के लोगों के लिए नहीं है। तो इसलिए खुद को दोष देना बंद करो, क्योंकि मैं तुम्हारी यहाँ मौजूदगी से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। जिस पर यानशी उससे पूछने लगती है कि क्या सच में तुम ऐसा ही सोचते हो। जिस पर यानशी उससे कहने लगता है कि बिल्कुल, पर फिलहाल के लिए हमें किसी सेफ जगह पर जाना होगा। और इतना कहने के बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और जिसके बाद हमें उस फ्लाइंग ईगल में मौजूद लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी मर्मेड कम्युनिकेशन स्किल को यूज करते हुए बाकी के लोगों को ये मैसेज देती है कि जल्द से जल्द सारे सोल्जर्स को नीचे उतारो और उस लड़की को ढूंढने के लिए भेजो और उसे जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाओ। और उस नई लड़की की आवाज सुनकर यानशी कहने लगता है कि इसकी आवाज तो टिंग से बहुत ही ज्यादा मैच कर रही है। और जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों उन सोल्जर से भाग रहे होते हैं और तभी एक फ्लाइंग ईगल भी उनके पीछे पड़ जाता है और वो उन दोनों पर तीरों से लगातार हमला कर रहा होता है। और जिसके बाद वो दोनों भागते भागते एक डेड एंड पर पहुंच जाते हैं, जिसे देखकर यानशी शेंग को अपने कंधे पे चढ़ाकर दीवार के उस पार कर देता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बाकी के सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जिसे देखकर शेंग यानशी की तरफ अपना हाथ बढ़ाते हुए कहती है कि यानशी जल्दी से मेरा हाथ पकड़ लो। जिस पर यानशी उससे कहने लगता है कि शेंग, मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें शहर की ईस्ट साइड की तरफ जाना है जहाँ पर ताइयुन कंट्री के गवर्नर का मेंशन है और उनसे जाकर बस ये कहना कि तुम मैडम रुई की फ्रेंड हो। जिस पर शेंग उससे रोते हुए कहने लगती है कि यानशी, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो, हम दोनों वहाँ पर साथ में जाएंगे। जिस पर यानशी आगे कहने लगता है कि गवर्नर का मेंशन जी कंट्री के फोर्स का हिस्सा है और आइस क्लैन के लोग वहाँ पर इतनी आसानी से अटैक नहीं कर सकते। जिस पर शेंग उससे रोते हुए कहने लगती है कि यानशी, ऐसा मत करो, अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हारे यंग मास्टर सुमो तुम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा करेंगे। जिस पर यानशी उससे कहने लगता है कि अगर वो ऐसा करते हैं तो करने दो, क्योंकि मैं जिंदगी में पहली बार अपने लिए कुछ करने वाला हूँ। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर शेंग पर सीधा तीर से हमला कर देता है, जिसे देखकर यानशी वहाँ पर लगे उस चादर को खींच देता है, जिससे शेंग फिसल कर वॉल की उस तरफ जा गिरती है। और यहाँ यानशी इस मौके का फायदा उठाकर उन लोगों पर हमला कर देता है। और जिसके बाद शेंग दीवार के उस तरफ से यानशी को आवाज देती है, जिसे सुनकर यानशी उससे कहने लगता है कि जल्दी से भागो यहाँ से। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेंग उसकी बात मान जाती है और वो वहाँ से भागने लगती है। और यहाँ यानशी इन लोगों से अकेले ही फाइट कर रहा होता है और इसी फाइट के दौरान यानशी को एक तीर सीधा जाकर लग जाता है और वो वहीं पर ढेर हो जाता है। चिंता मत करो, मरा नहीं है अभी वो, क्या पता वापस आ जाए। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ से भाग रही होती है। जिसके बाद हमें एक मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ताइयुन कंट्री के सोल्जर्स कह रहे होते हैं कि आइस क्लैन के लोगों ने फिर से हमारे लोगों को मारना स्टार्ट कर दिया, अब तो हमें कुछ करना ही होगा। और इतना कहने के बाद उनमें से एक फाइट करने के लिए आगे बढ़ता है, पर तभी वहाँ पर एक आदमी आकर उन लोगों से कहने लगता है कि क्या तुम लोग गद्दारी करना चाहते हो, और भूलो मत कि तुम्हारी फैमिलीज भी यहीं पर है, और अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा किया तो तुम अपनी फैमिली
मेमोरीज को खो दोगे। और इतना कहने के बाद वो चीफ वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें एक फ्लाइंग ईगल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक सोल्जर उसे कंट्रोल कर रहे मर्मेड से कहने लगता है कि जल्दी से उस लड़की को फॉलो करो जो कि कंट्री के ईस्ट साइड पर जा रही है। और ये सुनकर वो मर्मेड सभी को ये बात बताने लगती है, जिस पर वो आदमी कहने लगता है कि आखिर तुमसे किसने कहा कि ये बात सभी को बताओ, वहाँ बस हम ही लोग जा रहे हैं। और इस आधे मैसेज को दूसरी फ्लाइंग ईगल को कंट्रोल कर रही, जिसकी आवाज स्टिंग से मैच करती है, उस मैसेज को सुन लेती है और वो भी कंट्री के ईस्ट की तरफ बढ़ने लगती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शी जिंग और यून हान को दिखाया जाता है, जिनके बीच अभी भी फाइट चल रही होती है और वो दोनों एक दूसरे पर अपने स्लैश अटैक से हमला करते हैं। और इसी दौरान सीन वापस से शिफ्ट हो जाता है और हमें शेंग को दिखाया जाता है, जो कि दौड़ते भागते गिरते पड़ते उन लोगों से बचते हुए उस मेंशन की तरफ बढ़ रही होती है। जिसके बाद उसे वहाँ पर कुछ सोल्जर्स आकर घेर लेते हैं और उनमें से एक सोल्जर को देखकर शेंग उससे यानशी के बारे में पूछने लगती है कि आखिर तुम लोगों ने उसके साथ क्या किया। जिस पर वो आदमी कहने लगता है कि वो तो तुम्हें कुछ ही देर में पता चल जाएगा। और इतना कहने के बाद वो जैसे ही शेंग पर हमला करता है, उस रिंग की पावर दोबारा से शेंग को बचा लेती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो दूसरा फ्लाइंग ईगल भी पहुँच जाता है, जिसे देखकर वो आदमी शेंग को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है और उसके हाथ से उस रिंग को निकालने की कोशिश करता है, जो कि उससे नहीं निकलती। और जिसे देखकर वो अपने बाकी के लोगों से कहने लगता है कि इसे हमारे साथ ले चलो। और जिसके बाद वो लोग उसे वहाँ से लेकर जाने लगते हैं और ये देखकर वो मर्मेड गर्ल सभी को ये मैसेज पहुँचा देती है। और जिसके बाद हमें वापस से शी जिंग और यून हान की फाइट को दिखाया जाता है, और जहाँ पर शी जिंग यून हान से कहने लगता है कि 20 सालों से तलवारबाजी सीखने के बाद भी तुमने कुछ खास नहीं किया और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। और जिसे सुनकर यून हान उसकी तरफ अपनी स्वॉर्ड को लेकर तेजी से बढ़ने लगता है और वो उस पर अटैक कर देता है, जिसे शी जिंग रोक लेता है। और फिर वो दोनों एक दूसरे पर लगातार हमला कर रहे होते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे के अटैक से डॉज करते हैं और इनके बीच एक क्लोज कॉम्बैट फाइट होने लगती है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक फ्लाइंग ईगल वहाँ पर आ जाता है, जिसे कि वो मर्मेड गर्ल कंट्रोल कर रही होती है। और जिसे देखकर यून हान उस फ्लाइंग ईगल की तरफ बढ़ने लगता है, जिसे देखकर शी जिंग उस पर हमला कर देता है। पर यून हान टिंग की बॉडी को शील्ड बनाकर उसकी तरफ थ्रो करता है और टिंग की बॉडी को देखकर शी जिंग रुक जाता है। और जिसके बाद यून हान बेशर्मी के साथ कहने लगता है कि देखा, ऐसे ही हम मर्मेड को बैटलफील्ड में यूज करते हैं। और उस लड़की को देखकर शी जिंग कंफ्यूज हो जाता है और कहने लगता है कि क्या ये वही थी। जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है और वो मर्मेड गर्ल रोने की कोशिश करती है, जिसे देखकर यून हान उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम क्यों रो रही हो। जिस पर वो मर्मेड उससे कहने लगती है कि मास्टर, वो मर्मेड असल में मेरी बहन थी और मुझे पता था एक दिन ऐसा जरूर आएगा, क्योंकि उसने जो रास्ता चुना था वो उसे यही पर लाएगा। जिस पर यून हान उससे कहने लगता है कि तुम्हारी सिस्टर इस बात पर बिलीव करती है कि एक दिन तुम्हारा वो सी किंग वापस आएगा और आकर तुम मर्मेड्स को बचाएगा। जिस पर वो मर्मेड उससे कहने लगती है कि हाँ, ये सच है और एक वक्त हुआ करता था जब मैं भी इस पर यकीन करती थी कि एक दिन मैं भी आजाद हो जाऊंगी, पर रियलिटी इससे बिल्कुल ही डिफरेंट है। और जब मुझे टॉर्चर किया जा रहा था तो मेरे अपने मर्मेड्स लोग मुझे अकेला छोड़कर चले गए, पर वो आप थे जिसने मेरी जान बचाई और मुझे आपके लिए काम करने की इजाजत दी बिना उस पपेट इंसेक्ट के। और क्या इससे मैं ये फील करूं कि मैं आपके लिए कुछ मायने रखती हूँ। जिस पर यून हान उससे कहने लगता है कि मैंने तुम्हें पपेट इसलिए नहीं बनाया ताकि तुम अपनी एबिलिटीज को खो ना दो, और रही बात तुम्हें बचाने की, तो वो मैंने तुम्हें इसलिए बचाया क्योंकि तुम्हारी एबिलिटीज कमाल की है, जो कि मुझे बैटलफील्ड में बहुत ही ज्यादा काम आएगी। जिस पर वो मर्मेड उससे कहने लगती है कि भले ही रीजन कोई भी हो, पर ये मेरे लिए मायने रखता है। जिस पर यून हान उसे चुप कराते हुए कहता है कि जल्दी से शिप को टर्न करो, हम वापस जा रहे हैं। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें सूमो और उसके पपेट को दिखाया जाता है, जहाँ पर सूमो उस फ्लाइंग ईगल को उड़ता हुआ देखकर उस फ्लाइंग ईगल को अपने इविल थ्रेड से कंट्रोल कर लेता है, और जिस वजह से वो शिप अपना कंट्रोल खोने लगती है, जिसे देखकर यून हान उससे कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। और जिसके बाद यून हान विंडो से देखकर हैरान हो जाता है कि इसे एक मर्मेड कंट्रोल कर रहा है। और जिसके बाद सूमो उस शिप को अपनी पावर से 2 टुकड़ों में तोड़ देता है, और जिसके बाद वो शिप जमीन पर गिरकर धराशायी हो जाता है। और जिसके बाद सूमो यून हान के करीब आते हुए कहने लगता है कि मुझे पता चला है कि हांग टियान तुम्हारे पास है, तो बताओ वो कहाँ पर है। और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रिंस ज़ेनलैन को दिखाया जाता है, और जहाँ पर प्रिंसेस को होश आ जाता है, जिसे देखकर प्रिंस कहने लगता है कि तुम्हें आराम करना चाहिए क्योंकि तुम अभी भी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि तुमने
सुमो से झूठ कहा है ना, क्योंकि जैसे ही रात हो जाएगी मैं फिर से पहले जैसी ठीक हो जाऊंगी। जिस पर प्रिंस उसे चुप कराते हुए कहने लगता है कि इसे उसका पता नहीं चलना चाहिए। जिसके बाद प्रिंसेस उसे शेंग के बारे में पूछने लगती है, जिस पर प्रिंस उससे कहने लगता है कि जब मैं यहाँ पर आया था वो यहाँ पे मौजूद नहीं थी और लगता है उन लोगों ने उसे पकड़ लिया है और देखने से लगता है कि हमारी कंट्री की हालत बहुत ही ज्यादा खराब है। जिस पर प्रिंसेस उठकर बैठ जाती है और उससे कहने लगती है कि योर हाइनेस, मुझे सुमो और शेंग की चिंता हो रही है, क्योंकि सुमो अभी भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड है और मैं जानती हूँ कि शेंग के साथ हांग टियन है उसे प्रोटेक्ट करने के लिए, पर फिर भी उसे बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। जिस पर प्रिंस उससे पूछने लगता है कि आखिर तुम क्या चाहती हो। जिस पर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि क्या योर हाइनेस को नहीं लगता कि उन्हें सुमो की मदद करनी चाहिए ताकि वो शेंग को जल्द से जल्द ढूंढ ले। जिस पर प्रिंस हंसते हुए उससे कहने लगता है कि तुम और मैं बिल्कुल एक जैसे हैं और अब जब तुम्हें होश आ चुका है तो मैं यहाँ तुम्हें तुम्हारे हवाले छोड़कर जा सकता हूँ। जिसके बाद प्रिंस उसे वहाँ पर छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। जिसके बाद हमें वापस से सुमो को दिखाया जाता है जहाँ पर उसका पपेट उस मर्मेड गर्ल को टच करता है और ये कंफर्म कर रहा होता है कि क्या ये जिंदा है भी या नहीं या फिर मर गई। और जिसके बाद यूनहान सुमो पर अपने स्वॉर्ड ऑफ लाइट से हमला करता है और उस अटैक को सुमो अपने पावर से रोक लेता है और फिर सुमो उससे कहने लगता है कि आखिर कॉन्ग सोंग के स्वॉर्ड मास्टर का स्टूडेंट आइस क्लैन का मेंबर कैसे हो सकता है। जिस पर यूनहान उससे पूछने लगता है कि क्या तुम एक मरमेड हो। जिस पर सुमो उससे कहता है कि क्या तुम भी अंधे हो। और इतना कहने के बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला कर देते हैं और यहाँ सुमो यूनहान पर अपने पपेट से बहुत ही पावरफुल अटैक कर रहा होता है और वो उस पर हर डायरेक्शन से अटैक करता है, जिससे यूनहान डॉज करने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा होता है और फिर सुमो अपने पपेट को वापस ले लेता है और फिर वो अपने दूसरे हाथ से अपने उन ब्लू थ्रेड से उस पर हमला करता है और सीधा उन थ्रेड्स को उसकी गर्दन पर पॉइंट करता है और उससे पूछने लगता है कि बताओ वो लड़की कहाँ पर है। जिसे देखकर यूनहान कहने लगता है कि आखिर एक मरमेड इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। और जिसके बाद वो हवा में जंप करके दोबारा से सुमो पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसे देखकर सुमो कहने लगता है कि अच्छा तो तुम्हें मौत चाहिए। और जिसके बाद सुमो अपने उन इवल थ्रेड से उस पर लगातार हमला कर रहा होता है, जिससे यूनहान बहुत ही मुश्किल से बच रहा होता है और जिसे डॉज करने में यूनहान को बहुत ही ज्यादा मुश्किल आने लगती है, पर वो फिर भी लगातार उनसे डॉज करता रहता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब वो सीधा सुमो पर अपना एक पावरफुल स्लैश अटैक कर देता है, जिसे सुमो अपने उन थ्रेड से रोक देता है। और जिसके बाद सुमो उसे अपने उन थ्रेड्स की जाल में जकड़ लेता है और उससे पूछता है कि बताओ वो लड़की जिसने हांग टियन को पहन रखा है वो कहाँ पर है। जिस पर यूनहान उससे कहने लगता है कि वो तो मर चुकी है। और यहाँ वो मर्मेड गर्ल एक हथियार को उठाने लगती है और यह यूनहान सुमो से कह रहा होता है कि हमने उस लड़की को मार डाला और उससे वो हांग टियन को भी निकाल लिया। जिस पर सुमो अपने उन थ्रेड्स की पावर को बढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, क्योंकि हांग टियन अपने पहनने वाले की हिफाजत करता है और अगर इसे कोई जबरदस्ती निकालने की कोशिश करे तो ये पूरी दुनिया को हिलाने की ताकत रखता है, और जिसका मतलब ये है कि वो लड़की जिंदा है। जिस पर ज़ेन उससे पूछने लगता है कि भला एक मरमेड को हांग टियन की क्या जरूरत। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वो मरमेड गर्ल आ जाती है और वो अपने जनरल को उन थ्रेड से आजाद कर देती है। जिसके बाद वो सभी को कम्युनिकेशन के जरिए बताती है कि यहाँ पर हमारे मेजर जनरल के वाइंड ईगल को गिरा दिया गया है, तो जल्द से जल्द तुम लोग उनकी रेस्क्यू के लिए यहाँ पर आओ। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे वाइंड ईगल यूनहान की डायरेक्शन की तरफ बढ़ने लगते हैं और उसके स्किल को देखकर सुमो समझ जाता है कि ये तो एक मरमेड है। और जिसके बाद वो उस मरमेड पर अपने पपेट से हमला करता है, पर तभी वहाँ पर बाकी के सोल्जर्स भी आ जाते हैं, जिसे देखकर सुमो अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज करके वहाँ पर 2 मुंह वाले स्पिरिचुअल ड्रैगन को समन कर लेता है। और जिसे देखकर वो मरमेड समझ जाती है कि ये सच है, पर तभी वो ड्रैगन उस लड़की को मार कर गिरा देता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर बाकी के सोल्जर्स भी आ जाते हैं और बहुत सारे वाइंड ईगल भी पहुँच जाते हैं, और वो वाइंड ईगल भी जिसमें की शेंग मौजूद होती है, जिसे देखकर सुमो उसे कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ता है, पर यूनहान उसके बीच में आ जाता है, पर सुमो उसे दूर फेंक कर उस वाइंड ईगल को पकड़ ही लेता है और उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, जिसे देखकर उसमें मौजूद एक सोल्जर सबको ऑर्डर देता है कि जल्दी से जल्दी नीचे जितने भी लोग हैं उन सभी को मार डालो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सारे के सारे वाइंड ईगल्स नीचे मौजूद सभी लोगों पर एरो से हमला करने लगते हैं, जिसे देखकर सुमो उस वाइंड ईगल को दोबारा से कंट्रोल करके उसकी तरफ हवा में उड़ने लगता है, और जिसे देखकर वो मरमेड गर्ल सभी को ऑर्डर देती है कि जल्द से जल्द उस मरमेड को मार डालो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुमो पर चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा हमले होने लगते
होते हैं, पर वो उन सबको बहुत ही आसानी से नाकाम कर देता है। और फिर वो अपने पपेट को अपने कंट्रोल में लेते हुए कहने लगता है कि जाओ और जाकर उस लड़की को ढूंढो, क्योंकि अभी हमारे लिए हांग टियान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और इतना कहने के बाद सूमो वापस से उस फ्लाइंग ईगल की तरफ बढ़ने लगता है, पर तभी उस पर चारों तरफ से बहुत ही ज्यादा हमले हो जाते हैं और यह यूनहान भी उस पर अटैक कर देता है। पर तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कहीं से एक फीनिक्स बर्ड आ जाती है और जो आकर उन सभी के अटैक को नाकाम कर देती है। और उस फीनिक्स बर्ड को देखकर यूनहान सभी को हमला करने से रोक देता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि असल में वो फीनिक्स बर्ड क्राउन प्रिंस ज़ेनलैन होता है और उसे यहाँ देखकर सूमो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अभी उसके साथ होना चाहिए। जिस पर क्राउन प्रिंस उससे कहने लगता है कि वो बहुत ज्यादा परेशान हो रही थी तो मैं यहाँ पर देखने के लिए चला आया। जिस पर सूमो उससे कहने लगता है कि तुम बस मेरे रास्ते में आओगे और कुछ नहीं। जिस पर प्रिंस उससे कहने लगता है कि आखिर तुम ये कैसे कह सकते हो कि कौन किसके रास्ते में आएगा। और क्राउन प्रिंस को देखकर यूनहान कहने लगता है कि ये तो कोंग सांग के रॉयल फैमिली की पावर है और मुझे इसके बारे में लॉर्ड वू पेंग को जल्द से जल्द बताना होगा। और ये बात वो उस मर्मेड से कहने लगता है कि जल्द से जल्द ये खबर पहुंचा दो। और जैसे ही वो मर्मेड इस इंफॉर्मेशन को लीक करने ही वाली होती है, सूमो उसे रोक लेता है और कहने लगता है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से ऐसे ही भागने नहीं दूंगा। और जिसके बाद सूमो और क्राउन प्रिंस मिलकर एक एक करके उन फ्लाइंग ईगल को ढेर करने लगते हैं। और जिसके बाद क्राउन प्रिंस सूमो से कहने लगता है कि ये इतना भी बुरा नहीं था, है ना। जिस पर सूमो कोई भी जवाब नहीं देता और जिसके बाद सूमो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। और फिर क्राउन प्रिंस उससे कहने लगता है कि जब ये सिटी के लोगों का नरसंहार किया जा रहा था तब भी वहाँ का नजारा बिल्कुल ऐसा ही था। जिस पर सूमो उससे कहने लगता है कि कोंग सांग के फाउंडिंग एम्परर शिंगजू और महारानी बाईवे दोनों ही किसी काम के नहीं थे और जब हम मरमेड्स को जानवरों की तरह कत्लेआम किया जा रहा था तब भी उन लोगों ने कुछ नहीं किया। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि यूनहान वहाँ से भागने लगता है पर सूमो उस लैडर की रस्सियों को काट देता है और उससे कहने लगता है कि मैं तुम्हें हांग टियांग को यहाँ से ले जाने नहीं दूंगा। जिसके बाद हमें शेंग को दिखाया जाता है जहाँ पर फाइनली उसे होश आ जाता है और जहाँ पर वो उन लोगों से कहने लगती है कि प्लीज अब किसी को मत मारो क्योंकि तुमने मुझे पहले ही पकड़ लिया है ना। जिस पर वो आदमी आकर शेंग को मारने लगता है और कहने लगता है कि अगर तुम ऐसी जगह पर नहीं छुपी होती तो हमें यहाँ इतने लोगों को नहीं मारना पड़ता और वो तुम ही हो जो कि इनकी मौत की जिम्मेदार है। और जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंग जैसे ही अपनी नजरों को खोलती है वो अपने सामने यानशी को पाती है पर तभी शिप डिसबैलेंस होने लगती है और जैसे ही वो दोबारा देखती है वो देखती है कि वहाँ पर बस एक सोल्जर की डेड बॉडी पड़ी हुई है। और जिसके बाद वो अपने चारों ओर लोगों के चीखने और चिल्लाने की आवाज सुनती है जहाँ पर लोग बेरहमी के साथ मारे जा रहे होते हैं। और जिसे देख और सुनकर शेंग अपने दोनों हाथों को जोड़कर कहने लगती है कि मैं यूनहान सिटी में इसलिए आना चाहती थी ताकि मैं यहाँ के पैराडाइज को अपनी आंखों से देख सकूं और फिर एक ऐसे इंसान के साथ अपनी पूरी जिंदगी खुशी के साथ बिताऊं जिसे मैं पसंद करूं। और चीजों को तो बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए था पर ऐसा नहीं हुआ। और जिसके बाद वो रोते हुए कहने लगती है कि हांग टियान अगर सच में तुम मेरी विशेष को फुलफिल कर सकते हो तो प्लीज मुझे इतनी पावर और इतनी स्ट्रेंथ दो कि मैं सब कुछ बदल सकूं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शेंग की बॉडी हवा में फ्लोट करने लगती है और उस रिंग में से कुछ पावर्स निकलने लगती है। और जिसके बाद शेंग खुद को किसी और जगह पर ही पाती है जहाँ पर उसकी रिंग में से एक ब्लू लाइट के साथ बहुत ज्यादा पावर्स निकलने लगती है और जिस वजह से उस फ्लाइंग ईगल के अंदर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। और जिसके बाद हांग टियान की ऑरा निकलने लगती है और जिसे देखकर सूमो, क्राउन प्रिंस और यूनहान इन सभी को हांग टियान की पावर फील होती है। और यहाँ लेडी रोई और उन सेंट्स को भी इसकी पावर फील होती है और वो लोग कहने लगते हैं कि क्या उस लड़की ने सच में हांग टियान की पावर को हासिल कर लिया। और यहाँ शी जिंग भी उस पावर को देखकर चौंक जाता है। और जिसके बाद हमें शेंग को दिखाया जाता है जो कि हवा से जमीन की तरफ तेजी से गिर रही होती है और वो अपनी नजरों के सामने क्राउन प्रिंस, मोरोंग, सूमो, बाइंग, शी जिंग इन सभी लोगों को देखती है। और जिसके बाद वो लास्ट में यानशी को देखती है जो उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है और इसी बीच वो सीधा जमीन से जा मिलती है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से सूमो और ज़ेनलैन को दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों अकेले ही आइस क्लैन के लोगों के साथ फाइट कर रहे होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सूमो और क्राउन प्रिंस ज़ेनलैन अपने रास्ते में आने वाले सारे दुश्मनों को एक एक करके ढेर कर रहे होते हैं। और तभी क्राउन प्रिंस ज़ेनलैन वहाँ पर एक सोल्जर को मारकर सीधा यूनहान की तरफ फेंक देता है और जिसे देखकर यूनहान चौंक जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि उनके ऊपर एक फ्लाइंग ईगल आकर उन पर एरो से हमला कर देती है जिसे सूमो
अपने उन थ्रेड से रोक लेता है और जिसके बाद वो हवा में अपने हाथ को पीछे करते हुए वहाँ पर उड़ रहे एक और फ्लाइंग ईगल को पकड़कर अपने थ्रेड से हमला कर देता है और जिससे कि वो फ्लाइंग ईगल वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। और इस मौके का फायदा उठाकर यूनहॉन वहाँ से एक फ्लाइंग ईगल की मदद से भागने लगता है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस एनलन उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों के बीच में ज़ियाओ आकर खड़ी हो जाती है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस हमला करने से हिचकिचाने लगता है और वो अपने उस अटैक को रोक लेता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुमो और क्राउन प्रिंस को एक साथ देखकर यूनहॉन कहने लगता है कि एक मरमेड और एक कोंग संग एक साथ क्या कर रहे हैं। और इसी बीच ज़ियाओ एक हथियार से सुमो पर हमला कर देती है, जिसे सुमो अपने उन थ्रेड से रोक लेता है और सीधा जाकर ज़ियाओ के गले को पकड़ लेता है और उससे कहने लगता है कि तुम एक मर्मेड हो पर फिर भी तुम आइस क्लैन के लोग के लिए मरना चाहती हो और अब मैं देखना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा दिल कैसा दिखता है। और इतना कहने के बाद वो अपने उन थ्रेड्स उसके हार्ट की तरफ पॉइंट करने लगता है, पर तभी वहाँ पर शी जिंग टिंग के साथ आ जाता है और वो सुमो को रोक देता है, जिसे देखकर सुमो समझ जाता है कि टिंग की मौत इसी की वजह से हुई है। और जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैं आज यहाँ इसे मारकर टिंग का बदला जरूर लूंगा, जिस पर शी जिंग उसे रोकते हुए कहने लगता है कि ये टिंग की सिस्टर है, जिस पर सुमो कहने लगता है कि तुम टिंग की बहन हो और एक मरमिड भी, पर तुम फिर भी आइस क्लैन के लोगों के ऑर्डर्स को फॉलो कर रही हो, जिस पर शी जिंग कहने लगता है कि इसमें इसकी कोई गलती नहीं, क्योंकि आइस क्लैन के लोग इन लोगों पर पपेट इंसेक्ट का यूज करते हैं और जिससे कि ये लोग एक कठपुतली से ज्यादा कुछ भी नहीं। और जिसे सुनकर सुमो उसे आजाद कर देता है और जिसके बाद ज़ियाओ उसे बताने लगती है कि मुझे पपेट इंसेक्ट नहीं दिया गया और मैंने अपनी मर्जी से ही मेजर जनरल को फॉलो किया, जिस पर सुमो कहने लगता है कि तो फिर तुमने सच में हमें धोखा दिया और तुमने और तुम्हारी बहन ने दोनों ने बिल्कुल ही अलग ही रास्ता चुना है। जिसके बाद सुमो उसे बताने लगता है कि आइस क्लैन ने अपना वादा तोड़ दिया और 20 साल पहले उन लोगों ने फूगो आर्मी पर हमला किया और अब मरमिड्स का नरसंहार भी किया, और क्या तुम इन सब के बारे में भूल गई। जिस पर वो उससे कहने लगती है कि भला मैं इन सब के बारे में कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि 20 साल पहले मेरी टीम वू पेंग को खत्म करने के लिए जा रही थी, पर फिर कुछ करने से पहले ही हम सब लोग पकड़े गए और जिसके बाद मुझे कैद कर लिया गया और जिसके बाद मुझ पर बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया गया और मेरे अपने ही लोगों ने वू पेंग के फैलाए हुए अफवाहों पर यकीन कर लिया और उन लोगों ने मुझे गद्दार ठहराने में एक पल की भी देरी नहीं लगाई। और जिसके बाद वो गुस्से से खड़ी हो जाती है और सुमो से कहने लगती है कि बताओ तब तुम कहाँ पर थे, तुम कहाँ पर थे जब हम मरमिड्स को मारकर खून की नदियाँ बहाई जा रही थी, तब तुम कहाँ पर थे जब एक एक मरमिड्स को कियान सिटी में मार दिया जा रहा था और जब मुझे ह्यूमिलिएट और जानवरों की तरह ट्रीट किया जा रहा था, तब तुम कहाँ पर थे। क्या तुम्हारे पास इसका कोई जवाब है? नहीं ना। और हमारे लोगों का कहना है कि एक दिन सी किंग आएगा और हम सबको यहाँ से आजाद करके उस नीले समुद्र में ले जाएगा। और जिसके बाद वो रोते हुए कहने लगती है कि टिंग इंतजार करती रही, मैडम रुई भी इंतजार करती रही और यहाँ तक कि बहुत से मरमिड्स तो उस दिन के इंतजार में ही मारे गए और आइस क्लैन को ज्वाइन करना मेरी सबसे अच्छी चॉइस में से एक है। और जहाँ पर मुझे कोई ऐसा मिल गया जो कि फॉलो करने के लायक है और जहाँ पर मुझे मेरे जिंदा रहने का मतलब पता चला है। जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि क्या ही घटिया स्पीच दी है तुमने। जिस पर ज़ियाओ उससे कहने लगती है कि मैं जानती हूँ कि मरमिड्स गद्दारी को सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, पर मैंने जो किया मुझे उस पर कोई पछतावा नहीं। और जिसके बाद वो अपनी आंखों को बंद करते हुए सुमो से कहने लगती है और इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे मार दो। जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि अगली बार जब मैं तुमसे मिलूंगा तो मैं तुम्हें और तुम्हारे बॉस को मार डालूंगा। और इतना कहने के बाद सुमो और शी जिंग वहाँ से चले जाते हैं और जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें शेंग को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पर बेहोश डली हुई होती है और जैसे ही उसे होश आता है वो अपने सामने सुमो के उस पपेट को देखती है, जिसे देखकर वो उससे कहने लगती है कि तुम तो सुमो के पपेट हो, है ना। जिस पर सुमो का पपेट उसे चिढ़ाकर वहाँ से भागने लगता है और जिसे देखकर शेंग उसे फॉलो करने लगती है। और इसी बीच उसकी नजर सड़क के किनारे पर जाती है जहाँ पर उसे यानशी का ब्रोच मिलता है और जिससे देखकर वो समझ जाती है कि ये तो यानशी का है। और फिर वो उन पत्थरों को वहाँ से हटाते हुए यानशी कहकर पुकारने लगती है और कहती है कि यानशी क्या तुम मुझे सुन सकते हो। और तभी उसे उन पत्थरों के बीच यानशी नजर आता है, जिसे देखकर वो बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और फिर वो उन पत्थरों के बीच से यानशी को निकालने की कोशिश करती है। और जिसके बाद शेंग लोगों से मदद की हेल्प मांगती है और वो यानशी को ऐसे देखकर रोने लगती है और फिर वो अपना फोरहेड यानशी के फोरहेड पर रखकर रोते हुए कहने लगती है कि यानशी प्लीज मत मरना, तुम्हें कुछ नहीं होगा तो प्लीज मत मरना। और तभी सुमो उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहने लगता है कि अगर
अगर तुम ऐसे ही चिल्लाती रहोगी तो इससे वो जरूर मर जाएगा। और सुमो की आवाज सुनकर शेंग उससे कहने लगती है कि सुमो प्लीज यांशी को बचा लो, क्योंकि यांशी को एक तीर सीधा जाकर उसके दिल पर लगी है। जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि चिल्लाना बंद करो, क्योंकि मरपिट्स का दिल सेंटर में होता है और जिससे कि वो इस वक्त नहीं मरने वाला और मैं इसे बचा लूंगा। और रही बात तुम्हारी तो तुम मेरे साथ आओ। जिसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें रुई गैम्बलिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर मूरोंग और लेडी रुई यांशी के पास बैठे होते हैं और जहाँ पर मूरोंग यांशी के पल्स को चेक कर रहा होता है। और जिसके बाद वो लेडी रुई को इशारों से बताने लगता है कि इसकी पल्स नॉर्मल है। और लेडी रुई ये बात सुमो से जाकर कहने लगती है और कहती है कि आपका शुक्रिया, आपकी वजह से यांशी अब खतरे से बाहर है और मैं बस ये नहीं जानती कि इसे कब होश आएगा। जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि चिंता मत करो, क्योंकि मैंने इसकी इंजरीज को हील कर दिया है और इसे जल्द ही होश आ जाएगा। और तभी शेंग यांशी का नाम पुकारते हुए सीधा दरवाजा खोलकर अंदर आ जाती है और शेंग को देखकर सुमो उससे पूछने लगता है कि अब वो कैसी है। जिस पर शेंग उसे बताने लगती है कि सिस्टर प्रिंसेस खतरे से बाहर है और अब वो बिल्कुल ठीक है। जिसे सुनकर सुमो को थोड़ी राहत मिलती है और यह शेंग यांशी को देखने के लिए कहने लगती है कि मैं चाहती हूँ कि मैं यांशी को, जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि वो अंदर है। और जिसे सुनकर शेंग यांशी की तरफ दौड़ने लगती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर प्रिंसेस और शी चिंग भी आ जाते हैं और प्रिंसेस को ऐसे सही सलामत देखकर सुमो हैरान हो जाता है। और जिसके बाद लेडी रुई प्रिंसेस से उसका हाल चाल पूछने लगती है, जिस पर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है और मेरी इतनी केयर करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जिसके बाद प्रिंसेस लेडी रुई से कहने लगती है मैं और मेरा भाई आप लोगों को कुछ देना चाहते हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी चिंग लेडी रुई को ज्यू विन स्वॉर्ड प्ले का मैनुअल देता है और जो इन स्वॉर्ड प्ले का मैनुअल देखकर लेडी रुई और सुमो चौंक जाते हैं। जिसके बाद प्रिंसेस भी लेडी रुई को एक मैनुअल देते हुए कहने लगती है कि इसके अंदर वो सारी मैजिक आर्ट्स और टेक्निक्स हैं जो कि मैंने अपने टीचर से सीखी थी और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आप लोगों के काम आएगा। और उन दोनों चीज को देखकर लेडी रुई बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है और वो सुमो और प्रिंसेस से कहने लगती है कि आखिर मैं ये चीज कैसे रख सकती हूँ, क्योंकि ये कॉन्ग संग के स्वॉर्ड सैंड की सीक्रेट्स मैनुअल्स हैं जो कि किसी को भी इतनी आसानी से नहीं दिया जा सकता। जिस पर शी चिंग उससे कहने लगता है कि प्लीज ऐसा मत कहिए, क्योंकि ये मेरी गलती है कि मैं ये चीज आपको इतना लेट दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये चीज आपको बहुत पहले ही दे देनी चाहिए थी और अगर मैं टिंग को पहले ही ये टेक्निक सिखा देता तो आज शायद वो जिंदा होती। जिस पर प्रिंसेस लेडी रुई से कहने लगती है कि हमारे मास्टर ने हम सबको पहला लेसन यही सिखाया था कि अपनी तलवार को मयान से तभी निकालना कि जब किसी को इंसल्ट या नुकसान पहुंचाया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली हम टाइम पर अपनी जिम्मेदारियों को पूरा न कर सके। जिसके बाद प्रिंसेस लेडी रुई का हाथ पकड़ते हुए उससे कहने लगती है कि आइस क्लैन के लोग हमारे लिए भी एक सिरदर्द हैं, तो प्लीज आप इसे रख लीजिए। जिस पर सुमो प्रिंस ज़ेनलैन से कहने लगता है कि क्या ये सब तुम्हारा आइडिया है और आखिर तुम हमारी मदद क्यों करना चाहते हो। जिस पर ज़ेनलैन उससे कहने लगता है कि ये मेरा आइडिया नहीं है और ना ही मैंने इन लोगों को कुछ भी करने को कहा है, ये जो भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कर रहे हैं और मैं इनके डिसीजन से सहमत हूँ। और जिसे सुनकर सुमो रूम से बाहर चला जाता है और लेडी रुई भी उसके पीछे जाने लगती है और फिर सुमो लेडी रुई के हाथ में रखे उस स्वॉर्ड प्ले मैनुअल पर लगे सील को अपने थ्रेड से ब्रेक कर देता है और कहने लगता है कि उन लोगों ने इस पर लगे सील को भी हटा दिया। जिस पर लेडी रुई उससे कहने लगती है कि सुमो ताइयून कंट्री में जो कुछ भी हुआ ये तो बस शुरुआत थी और इन सब के अलावा हमारी राइट मैसेंजर यानी कि टिंग अब मर चुकी है और हमारा लेफ्ट मैसेंजर यानी कि यांशी बहुत बुरी तरीके से इंजर्ड है। और अब जब टिंग की सिस्टर यानी कि ज़्याओ को पता है कि तुम वापस आ चुके हो तो इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि वो आइस क्लैन के लोगों को क्या बताए और ये वो स्किल्स और टेक्निक्स हैं जिनकी अभी हमें बहुत ही ज्यादा जरूरत है। जिस पर सुमो उससे पूछने लगता है कि अच्छा तो इसके आगे क्या। जिस पर लेडी रुई उससे कहने लगती है कि अगर हम इनकी टेक्निक्स को यूज करते हैं तो हम आपके साथ मिलकर आइस क्लैन से फाइट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे सोल्जर्स को पावर की जरूरत है और आपको एक बहुत ही पावरफुल और स्ट्रॉन्ग आर्मी की जो कि आइस क्लैन के साथ फाइट कर सके। जिसके बाद वो सुमो से कहने लगती है कि मैंने यहाँ पर सैकड़ों साल बिताए हैं और मैं हजारों लोगों से मिली हूँ, पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि क्राउन प्रिंस ज़ेनलैन कॉन्ग संग के बाकी एम्परर से बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। और जिसके बाद वो उस मैनुअल और उस टेक्निक को सुमो के हाथ में दे देती है और तभी वहाँ से शेंग की आवाज आती है, जिसे सुनकर लेडी रुई वहाँ से जाने लगती है। पर तभी सुमो उससे कहने लगता है कि मैं तुम लोगों के यंग लॉर्ड होने के लायक नहीं। जिस पर लेडी रुई उससे कहने लगती
लगती है कि पर फिर भी हम सब अपनी आखिरी दम तक आपको फॉलो करते रहेंगे। और जिसके बाद लेडी रुई शेंग के पास आ जाती है और शेंग उन्हें देखकर कहने लगती है कि मैडम रुई, अभी अभी यानशी की आँख खुली थी और उसने जोर से मेरा नाम पुकारा। और जिसके बाद वो दोबारा से बेहोश हो गया और जिसके बाद इसे बहुत ही तेज फीवर आ गया। और जिसके बाद मूरोंग लेडी रुई को बताने लगता है कि यानशी अब बदलने वाला है, क्योंकि जब मैं 13 साल का था तो मुझे भी ऐसा ही फीवर हुआ था। जिस पर लेडी रुई उससे कहने लगती है कि यानशी अभी 280 साल का है और भला इसके अलग होने का बुखार और तुम्हारा अलग होने का बुखार जो कि तुमने बचपन में फील किया था, दोनों को कैसे कंपेयर किया जा सकता है। पर तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और वो लेडी रुई से कहने लगती है कि क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकती हूँ। जिस पर लेडी रुई उससे कहने लगती है कि ये कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि यानशी बस एक मेल में बदलने वाला है। जिस पर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि पर मैंने सुना था कि जब किसी मरमेड को किसी से प्यार हो जाता है तो तब उसका जेंडर डिसाइड होता है, तो क्या इसका मतलब ये है। जिस पर लेडी रुई उससे कहने लगती है कि ये जरूर शेंग की वजह से हुआ होगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि जब यंग लॉर्ड को इस बारे में पता चलेगा तो वो ज्यादा गुस्सा नहीं करेंगे और फिलहाल के लिए यानशी का बस फीवर ठीक हो जाए, यही हमारे लिए बहुत है। और तभी वहाँ पर सूमो भी आ जाता है और वो कहने लगता है कि क्या कहा, मैं किस पर गुस्सा करूंगा। और जिसके बाद सूमो यानशी के करीब जाकर उसका फीवर चेक करता है और जिसके बाद वो लेडी रुई से कहने लगता है कि क्या ये सच है। जिस पर लेडी रुई उससे कहने लगती है कि हाँ ये सच है और लगता है कि यानशी को किसी से प्यार हुआ है और अब वो एक मेल में बदलने वाला है। और जिसे सुनकर सूमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो शेंग पर अपनी थ्रेड से हमला कर देता है। पर तभी बीच में प्रिंसेस आ जाती है और शेंग को बचा लेती है। और जिसके बाद सूमो शेंग से कहने लगता है कि तुम कोंगसांग के लोगों ने पहले ही बहुत से मरमिड्स को मार डाला और आज यानशी की जो हालत है उसकी जिम्मेदार बस तुम हो। जिस पर शेंग रोते हुए कहने लगती है कि मैंने कुछ नहीं किया और भला मैं उसे हर्ट क्यों करूंगी, क्योंकि मैं तो उसे पसंद करती हूँ, इतना ज्यादा कि बहुत ज्यादा, और क्या मैं ऐसा नहीं कर सकती। और शेंग को ऐसे रोता हुआ देखकर प्रिंसेस उसे हक करने लगती है और सूमो ये सुनकर हैरान हो जाता है और वो उससे पूछने लगता है कि तुम एक मरमिड को पसंद करती हो। और फिर वो उसके अगले ही पल गुस्से से कहने लगता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम तो बस उससे ऑब्सेस्ड हो और वो बस एक मरमेड है और तुम वो हो जिसने कि हांग डियन को पहना है, तो भला तुम्हें एक मरमेड कैसे पसंद आ सकता है, क्योंकि तुम्हारी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग कभी नहीं होने वाली। और यहाँ पर इनडायरेक्टली सूमो अपनी और प्रिंसेस की बात कर रहा होता है। और जिसके बाद शेंग रोते हुए सूमो से कहने लगती है कि भला मैं एक मरमेड को पसंद क्यों नहीं कर सकती, क्या सिर्फ इसलिए कि मैंने हांग डियन को पहना है या फिर इसलिए कि मैं मरमेड्स की तरह सुंदर नहीं, और क्या मैं बस उसे पसंद भी नहीं कर सकती। जिसके बाद शेंग आगे कहती है और वैसे भी मूना के फादर एक इंसान है और उसकी माँ मरमेड मिस टिंग भी मास्टर शी चिंग को पसंद करती थी और यहाँ तक कि प्रिंसेस भी। क्या प्रिंसेस तुमसे, और उसके इतना कहते ही प्रिंसेस उसे पीछे से रोक देती है और उसे अपने पास खींच लेती है। और जिस पर मूरोंग कहने लगता है कि शेंग एक बेवकूफ लड़की है, क्योंकि उसे इंसानों में और मरमेड्स में कोई भी फर्क नहीं नजर आता, क्योंकि वो मरमेड्स और इंसानों को एक ही नजर से देखती है। और यानशी और शेंग ने एक दूसरे के लिए अपनी जान को जोखिम में डाला और ये नेचुरल है कि वो यानशी को इतना ज्यादा पसंद करती है। और जिसके बाद प्रिंसेस शेंग को हील करने लगती है, जिसे देखकर क्राउन प्रिंस ज़ेनलिन कहने लगता है कि तुम पहले से ही बहुत ज्यादा कमजोर हो। जिसके बाद सूमो यानशी के पास जाता है और वो लेडी रुई से कहने लगता है कि ये जो चाहता है इसे करने दो, क्योंकि किसी को भी इसके पर्सनल मैटर में इंटरफेयर करने का कोई हक नहीं। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है और सूमो जाते हुए क्राउन प्रिंस से कहने लगता है कि हम मरमेड्स ना ही काइंडनेस को भूलते हैं और ना ही नफरत को, और तुम्हारे इस काइंडनेस का एहसान हम जरूर चुकाएंगे। और रही बात कोंगसांग की, तो ये बेहतर होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। जिस पर क्राउन प्रिंस उससे कहने लगता है कि सूमो, मैं यहाँ सीरियस हूँ और अगर तुम और मैं साथ मिलकर काम करें तो कोंगसांग के लोग तुम्हारे ड्रैगन गॉड को कांग वू की गहराई से आजाद कराने में मदद करेंगे। जिस पर सूमो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो। जब कोंगसांग के पहले एम्परर शिंगजुन और उनकी वाइफ एम्प्रेस बाईवे ने हमारे सी किंगडम पर अटैक किया था, तो तब उन्हीं लोगों ने हमारे ड्रैगन गॉड को एक डिवाइन सील में कैद कर दिया था और अब तुम उस सील को तोड़कर उन्हें आजाद करने की बात कर रहे हो। जिस पर क्राउन प्रिंस उस पर चिल्लाते हुए कहने लगता है कि अपनी बकवास बंद करो और कम से कम हमारी एम्प्रेस बाईवे के बारे में तो कुछ मत कहो, क्योंकि उन्होंने तुम मरमेड्स की मदद करने के लिए अपनी जान तक दे दी। और क्राउन प्रिंस के मुंह से ये बात सुनकर शी चिंग, लेडी रुई, सूमो और यहाँ तक कि प्रिंसेस भी हैरान हो जाती है। जिसके बाद क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि एम्प्रेस बाईवे को अपनी जान देने पर कोंगसांग के फर्स्ट एम्परर यानी कि एम्परर शिंगजुन ने मजबूर किया, क्योंकि एम्प्रेस ड्रैगन गॉड को रिलीज करना चाहती थी। और जिसके बाद
बाद क्राउन प्रिंस एक टेबल पर अपने हाथों को पानी में डुबाकर एक स्पेल करता है और जिसके बाद एम्प्रेस बाई वे की बायोग्राफिकल स्केच का एक होलोग्राम वहाँ पर बनने लगता है और जिसके बाद क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि एम्प्रेस बाई वे की बायोग्राफिकल स्केच का ये हिस्सा सिर्फ कॉन्ग सांग के राजा ही पढ़ सकते हैं। और जिसे सुनकर प्रिंसेस कहने लगती है कि मुझे हमेशा से लगता था कि उनकी जीवनी का ये हिस्सा कहीं पर खो गया है, पर अब पता चला कि इसे छुपाया गया था। और जिसके बाद वो पूछने लगती है कि पर आखिर इसे क्यों छुपाया गया था, जिस पर क्राउन प्रिंस कहने लगता है क्योंकि ये एक सच है जो कि सिर्फ एक एम्परर ही जान सकता है। और जिसके बाद हमें हजारों साल पहले का पास्ट दिखाया जाता है जब कॉन्ग सांग किंगडम बना था और शुरू से ही एम्प्रेस और एम्परर के बीच में काफी चीजों पर मतभेद हुआ करते थे और उन दोनों की ही बहुत सी चीजों पर नहीं बनती थी और सी किंगडम को खत्म करना यह उनके बीच सबसे बड़ी बहस का मुद्दा था। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एम्प्रेस एम्परर से कह रही होती है कि योर हाइनेस युन हुआंग में वॉर खत्म हो चुकी है, तो अब भला अब सी क्लैन यानी कि मरमेड्स पर हमला करने क्यों जा रहे हैं, जिस पर एम्परर कहने लगता है कि हमारी कंट्री बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है पर हमारे लोग बहुत ही ज्यादा गरीब हैं और सी क्लैन के मरमेड्स जिनके आंसू मोतियों में बदल जाते हैं और जिनकी स्किन से बनने वाला मर्मेड सिल्क ये सिटी के हजारों सोने के सिक्के से कहीं ज्यादा कीमती है और इसलिए अगर हम उन मर्मेड्स को पकड़ लें और उन्हें अपने फायदे के लिए यूज करें तो कॉन्ग सांग बहुत ही जल्दी अमीर हो जाएगा। जिस पर एम्प्रेस उससे कहने लगती है कि हाइनेस सी क्लैन के लोगों ने कॉन्ग सांग के साथ जंग में मदद की और क्या आप अपने प्रॉमिस को तोड़कर उन पर बस कुछ पैसों के लिए हमला करने वाले हैं। जिस पर एम्परर कहने लगता है कि एम्प्रेस कैसा रहेगा कि जब मैं सी किंगडम से वापस आऊं तो मैं आपके लिए सबसे खूबसूरत मर्मेड पर्ल को अपने साथ लाऊं। जिस पर एम्प्रेस उससे कहने लगती है कि एम्परर अगर आप जंग पर अड़े रहे तो मैं और मेरा क्लैन आपको फॉलो नहीं करेगा। और जिसके बाद एम्परर वहाँ से चले जाते हैं और एम्परर्स बाई वे को नजरबंद कर देते हैं और एम्परर्स को किसी से भी मिलने की इजाजत नहीं दी जाती। और जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शेंग की आँख खुल जाती है और जिसे देखकर मूरंग उसे खामोश रहने के लिए कहने लगता है और प्रिंसेस आगे कहने लगती है कि तो इसका मतलब ये है कि एम्प्रेस एम्परर के सी किंगडम पर हमला करने के खिलाफ थी पर वो उन्हें रोकने में नाकाम रही क्योंकि उन्हें नजरबंद कर दिया गया था। और ये जानकर लेडी रुई थोड़ा उदास हो जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है कि बाहर विंडो से कोई परिंदे जैसी चीज आकर उन लोगों पर नजर रख रही होती है और जिसे देखकर सुमो का पपेट हंसने लगता है। और जिसके बाद क्राउन प्रिंस आगे की कहानी को बताने लगता है और कहने लगता है कि सी किंगडम पर कब्जा करने के 1 साल बाद कॉन्ग सांग के लोगों ने उन मर्मेड्स की आंखों और उनकी हड्डियों को अपने प्रॉफिट के लिए जमा करना शुरू कर दिया और इस कंट्री का ईस्ट मार्केट पूरी तरीके से इन्हीं सब चीजों से भरा हुआ था जहाँ पर मर्मेड्स को जबरदस्ती रुलाकर उनके आंसू से बनने वाली पर्ल्स को कलेक्ट किया जाता था और वो मार्केट हमेशा चीख और चिल्लाने की आवाज से भरा रहता था। और फिर भी अमीर लोग उन चीजों को खरीदने में जरा भी नहीं हिचकिचाते और वहाँ के व्यापारी इससे रोजाना लाखों गुना पैसा कमाते थे। और जिसके बाद से ये सिटी इन्हीं सब के लिए जानी जाने लगी। और ये कहानी सुनकर लेडी रुई को बहुत बुरा लगता है और उन सेंट को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। और जिसके बाद क्राउन प्रिंस इस कहानी को बताते हुए रुक जाते हैं पर तभी प्रिंसेस पीछे से आकर उसके कंधे पर अपना हाथ रखती है और जिसके बाद क्राउन प्रिंस कहानी को आगे बताने लगते हैं और जहाँ पर हमें बताया जाता है कि जब एम्प्रेस बाई वे को इस बारे में पता चला तो उन्हें बहुत बुरा लगा और वो डिप्रेशन में चली गई। और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक सर्वेंट आकर एम्प्रेस को एक क्राउन देती है और जिसे देखकर एम्प्रेस कहने लगती है कि ये तो बहुत खूबसूरत है और मैंने इससे पहले इतना सुंदर पर्ल नहीं देखा। जिस पर वो सर्वेंट उन्हें बताने लगती है कि योर मैजेस्टी ये कोई पर्ल नहीं है, इसे निंगबी पर्ल कहा जाता है और जिसे कि ये सिटी के कारीगर ने एक मरमेड की आंख से बनाया है। और ये सुनकर एम्प्रेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस क्राउन को उठाकर दूर फेंक देती है और जिसके बाद वो स्नेक भी पर्ल को उठाकर एम्परर के पास जाने लगती है और एम्प्रेस को देखकर एम्परर कहने लगता है कि एम्प्रेस तुम्हें यहाँ देखकर अच्छा लगा, तुम्हें वो खूबसूरत पर्ल कैसा लगा। जिस पर एम्प्रेस उसके मुंह पर उस पर्ल को फेंक देती है और जिसे एम्परर कैच कर लेता है और एम्प्रेस आगे कहने लगती है कि क्या आप में इंसानियत नाम की चीज नहीं। जिस पर एम्परर कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हें ये चीज पसंद नहीं आई पर चिंता मत करो, मैं किसी को भेजूंगा जो कि इससे भी बेहतर लाके देगा क्योंकि अब सी क्लैन हमारी गुलाम है और जब तक वो लोग हमारे गुलाम है तो मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मैं तुम्हें कुछ ऐसा लाके दूं जो कि तुम्हें पसंद आए। और जिसे सुनकर एम्प्रेस को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहने लगती है कि हालांकि मैं एक एम्प्रेस हूँ पर मैं अब तुम्हारे साथ इस दुनिया को शेयर नहीं कर सकती। और इतना कहने के बाद एम्प्रेस वहाँ से चली जाती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो अपने रूम में जाकर अपनी स्वॉर्ड को हाथ में ले लेती है और जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता
जाता है जहाँ पर एक सोल्जर आकर एम्परर से कहने लगता है कि योर मैजेस्टी एम्परर्स यहाँ से भाग गयी और उन्होंने कहा कि वो सी किंगडम के ड्रैगन गॉड पर लगी हुई सील को तोड़ने जा रही है। और जिसे सुनकर एम्परर को बहुत गुस्सा आता है और जिसके बाद हमें बताया जाता है कि एम्परर ने एम्परर्स के पीछे अपने बहुत से सोल्जर्स को भेज दिया होता है और वो सारे सोल्जर एम्परर्स के साथ जुई माउंटेन पर 3 महीनों तक लड़ते रहे। और इन सब के बावजूद आखिरकार एम्परर्स उस जगह पर पहुंच जाती है जहाँ पर सी किंगडम के ड्रैगन गॉड पर वो सील लगी हुई थी और जहाँ पर उनके ड्रैगन गॉड को कैद करके रखा गया था। और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस उस सील पर लगातार अपनी स्वॉर्ड से हमला करती रहती है पर वो सील फिर भी नहीं टूटती। और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एम्परर भी आ जाता है और वो आकर एम्परर से कहने लगता है कि बाय वे अब बस बहुत हो गया, चारों तरफ से घिर चुकी हो तो बेहतर होगा कि तुम कोशिश करना बंद कर दो। और एम्परर को देखकर एम्परेस कहने लगती है कि काश मैं अपनी आंखों को खोलकर मर सकती ताकि मैं उस दिन की गवाह बन सकूं जिस दिन कोंग सांग पूरी तरीके से तबाह हो जाएगा। और इतना कहने के बाद एम्परेस अपनी स्वॉर्ड को हवा में उछालती है और जिससे एक लाइट निकलती है जो सीधा जाकर एम्परेस के बॉडी के आर पार होकर उसकी जान ले लेती है और जिसके बाद एम्परेस की वहीं पर मौत हो जाती है। और जिसे देखकर एम्परर उसे जाकर हक करने लगता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि एम्परर्स के हाथ से वो हेवन और अर्थ वाली रिंग निकल जाती है और जिसके अंदर मौजूद पावर सीधा जाकर उस ड्रैगन गॉड में समा जाती है और जिसे देखकर एम्परर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो एम्परेस को वहीं छोड़कर उस रिंग के साथ वापस अपने महल में आ जाता है। और जिसके बाद हमें प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्राउन प्रिंस ये सारी कहानी बता रहा होता है और फिर वो आगे कहने लगता है कि हमारे ग्रेट प्रीस्ट के मुताबिक जब एम्परर वहाँ से वापस आ गया था तो उसने फिर व्हाइट टावर की स्थापना की और उस टावर के टॉप पर वो अकेले रहा करता था और जिसके बाद से उन्होंने यूनहान में दोबारा अपना कदम नहीं रखा। और ये सारी कहानी जानकर प्रिंसेस ज़ेनलैंड से कहने लगती है कि तो ये वो सच है जो कि कोंग सांग की रॉयल फैमिली अब तक छुपाती आ रही थी। और ये सुनकर सुमो भी खामोश रहता है और तभी सुमो का पपेट आकर सुमो को इशारे से कुछ बताने लगता है और जिसे देखकर सुमो भी खामोश रहता है। जिसके बाद सुमो क्राउन प्रिंस से कहने लगता है कि अगर तुम इसे मिटाना चाहते हो तो इसे पूरी तरीके से क्यों नहीं मिटा देते, क्योंकि हर एक कोंग सांग के क्राउन प्रिंस को इस कहानी को बताने का आखिर क्या मतलब। और इतना कहने के बाद सुमो अपने पपेट के साथ वहाँ से चला जाता है और जिसके बाद यहाँ शेंग कहने लगती है कि सुमो ने बिल्कुल सही कहा, अगर ये एक सीक्रेट है तो आखिर इस हिस्ट्री बुक को जला क्यों नहीं दिया गया। जिस पर क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि ये एम्परर की तरफ से एक वार्निंग थी कि कोंग सांग के हर एक क्राउन प्रिंस को बाई क्लैन की लड़की से ही शादी करना होगा। जिस पर प्रिंसेस कहने लगती है कि तो फिर इसका मतलब ये है कि बाई क्लैन की लड़की का एम्प्रेस बनना असल में एक पनिशमेंट है। जिस पर क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि हाँ तुमने सही कहा और एम्परर कभी भी एम्परर्स को मारने से नहीं चूके, क्योंकि एम्परर को रीइंकार्नेशन पर यकीन था और वो यकीन करते थे कि उस रिंग की पावर कभी भी गायब नहीं होगी, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो इसकी सजा रॉयल फैमिली को मिलेगी। और जिसके बाद वो प्रिंसेस से कहने लगता है कि जिस दिन तुम उस टावर से कूदी थी तुम्हारी उस बचकाना हरकत को देखकर मुझे एम्परेस बाय वे की याद आ गई। और रही बात एम्परेस की रीइंकार्नेशन की तो मुझे यकीन है कि हमारे प्रीस्ट ने इस बात को बस एक बहाने के तौर पर यूज किया, क्योंकि वो लॉर्ड कियान को कोंग सांग का राजा नहीं बनाना चाहते थे। पर प्रिंसेस तुम्हें सच में उस रिंग द्वारा चुना गया है, क्योंकि हजारों साल पहले एम्परर बाई वे ने एम्परर के खिलाफ अपनी तलवार उठाकर सी किंगडम के लिए अपनी जान दे दी और अब हजारों सालों बाद कोंग सांग पूरी तरीके से तबाह हो चुका है और हम उसके बचे हुए वंशज शायद आज सी किंगडम के लिए कुछ कर सकते हैं। जिस पर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि मैं उससे बात करती हूँ, क्योंकि अब वक्त आ गया है कि हजारों साल पहले शुरू हुई उस नफरत को खत्म किया जाए। और जिसके बाद हमें सुमो को दिखाया जाता है जो अपने पपेट के साथ सड़क पर चल रहा होता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि सुमो के पीछे से कोई उड़ती हुई चीज तेज रफ्तार से गुजरने लगती है और जिसके बाद वहाँ चारों तरफ से किसी के चीखने और चिल्लाने की आवाज आने लगती है और वो आवाज कह रही होती है कि मैं अब और लोगों की सोर्स को नहीं खाना चाहती, मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है। और जिसे सुनकर सुमो कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर कौन है। और तभी एक दूसरी आवाज कहने लगती है कि इसे देखो, ये बहुत ही फ्रेश लग रहा है, तो चलो इसी को खाते हैं। और जिसे सुनकर सुमो उस तरफ अपने थ्रेड से हमला करता है, पर तभी हमें दिखाया जाता है कि उसके वो थ्रेड्स वहाँ पर अपने आप गायब होने लगते हैं और चारों तरफ से कोई सिस्टर यूं हंग कहकर आवाज देने लगता है। और जिसे सुनकर सुमो चिल्लाते हुए कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर कौन शोर मचा रहा है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एक लड़की जिसकी बॉडी बर्ड की तरह है वो वहाँ एक पेड़ पर बैठकर सुमो से कहने लगती है कि तुम सुमो हो ना। और जिसे देखकर सुमो चौंक जाता है और वो लड़की आगे कहने लगती है कि तुम सच में बहुत ज्यादा खूबसूरत हो और इसमें कोई शक नहीं कि प्रिंसेस बाइंग तुम्हारे लिए उस टावर से कूद गई। जिस पर
सुमो उससे कहने लगता है कि तुम बाइंग को कैसे जानती हो और आखिर तुम कौन हो। जिस पर वो बर्ड कहने लगती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली जब तक कि तुम मुझे ये पपेट नहीं दे देते। और जिसके बाद वो उसके पास से उड़ने लगती है और उसका पपेट जंप करके उसके ऊपर बैठ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की कहने लगती है कि लगता है कि तुम्हारा पपेट मुझे पसंद करता है। और जिसे देखकर सुमो अपने पपेट को आनो कहकर पुकारने लगता है और उसके पपेट का नाम सुनकर वो बर्ड कहने लगती है कि अच्छा तो तुम्हारा नाम आनू है, ये तो बहुत अच्छा नाम है। जिसके बाद वो बर्ड कहने लगती है कि बाइंग के पास सुमो है और मेरे पास आनू, और फिर वो हंसने लगती है और उसके पपेट से कहने लगती है कि मुझे तुम पसंद आई। और ये देखकर सुमो अपने पावर से उस बर्ड पर हमला करता है और तभी हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और वो सुमो से कहने लगती है कि प्लीज उसे हर्ट मत करो। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर चारों तरफ ऐसे ही बर्ड्स मौजूद होते हैं और वो सब लोग उड़कर दूर जाने लगते हैं। और फिर प्रिंसेस उन बर्ड से कहने लगती है कि तुम्हारी ये जिंदगी पूरी हो चुकी है और मैं प्रार्थना करती हूँ कि तुम लोगों की आत्माओं को शांति मिले। जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर तायुन कंट्री के मरे हुए लोगों की सोल्स को कंफर्ट देना चाहती हो, पर तुम मुझे उन मॉन्स्टर को मारने नहीं दे रही। जिस पर प्रिंसेस उससे कहने लगती है कि वो मॉन्स्टर्स असल में मेरे मारे गए परिजन हैं, क्योंकि जब मैं जानबूझकर उस व्हाइट टावर से कूद गई थी तो मेरे ब्लड रिलेटिव्स को सूली पर चढ़ा दिया गया था और वो लोग निराशा में एक बर्ड जैसे मॉन्स्टर में बदल गए। जिसके बाद प्रिंसेस आगे कहती है कि वो लोग यहाँ पर खून की स्मेल से अट्रैक्ट होकर आ गए होंगे, क्योंकि जिन्हें मरना था वो सब मर चुके हैं और हजारों साल पहले कॉन्ग सांग के लोगों ने जो जुल्म किया था उसकी सजा उन्हें मिल चुकी है। पर सुमो इस वक्त क्राउन प्रिंस ज़ेनलैंड सच में तुम लोगों की मदद करना चाहते हैं और सुमो मुझे लगता है कि अगर हम लोग अपनी फोर्सेस को ज्वाइन कर लें तो हम लोग कांगलो किंगडम को हरा सकते हैं। और जिसके बाद प्रिंसेस सुमो के करीब जाते हुए कहने लगती है कि अगर तुम ज़ेनलैंड पर भरोसा नहीं करते तो ना सही, पर प्लीज मुझ पर भरोसा करो। और फिर वो आगे कहने लगती है कि इस हाउटू रिंग की पावर एक सील में बदल कर कांगवू की गहराई में कैद है और मैं इस हाउटू रिंग को पहनने के नाते खुद वहाँ पर जाऊंगी और मैं तुम्हारे उस ड्रैगन गॉड को जिन्हें हजारों साल से कैद कर रखा गया है, मैं खुद उन्हें आजाद करूंगी और सारे मरमिट्स को वापस से उस नीले समुद्र में भेजूंगी। और प्रिंसेस के मुंह से ये सारी बातें सुनकर सुमो हैरान हो जाता है। जिसके बाद हमें वापस से रूई गैम्बलिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्राउन प्रिंस यानशी को हील कर रहे होते हैं और तभी उन्हें प्रिंसेस और सुमो की आहट महसूस होती है और जिसे देखकर वो सीधा गेट की तरफ दौड़ने लगते हैं। और जिसके बाद सुमो क्राउन प्रिंस से कहने लगता है कि हम मरमेड्स उन लोगों को कभी नहीं भूलते जिन्होंने हमारी मदद की और हमारे अलायंस की गारंटी प्रिंसेस ने खुद ली है। और अगर मास्टर शी जिंग भी हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं, तो मैं कॉन्ग सांग पर भरोसा करने के लिए तैयार हूँ। जिस पर शी जिंग खड़े होकर कहने लगता है कि मैं तैयार हूँ और जिस पर क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि कॉन्ग सांग इस बार अपना वादा नहीं तोड़ेगा और हम बस इस उम्मीद में अपने फोर्सेस को ज्वाइन कर रहे हैं ताकि मर्मेड्स को वो मिल जाए जो उनका था और हमें वो जो हमारा है। जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि प्रिंसेस ने वादा किया है कि कॉन्ग सांग हमारे ड्रैगन गॉड को रिलीज करेगा, तो बताओ इसके बदले में तुम्हें हमसे क्या चाहिए। जिस पर क्राउन प्रिंस उससे कहने लगता है कि मेरा बायां पैर दक्षिणी जिंग झील के मुहाने पर ओइशिन की गहराइयों में है, क्योंकि सिर्फ मरमेड्स ही इतने गहरे पानी में जाकर उस सील्ड बॉक्स को ला सकते हैं। और जिसके बाद क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि चलो अपने पावर्स को मिलाते हैं और कांगलो किंगडम को धराशायी करते हैं। और फिर वो आगे कहने लगता है कि जिस दिन हमारे शहर के मरे हुए लोग सूरज की रोशनी को देखेंगे और उसी दिन मरमेड्स भी अपने नीले समुद्र में वापस जाएंगे। जिस पर सुमो कहता है कि ठीक है, पर अगर तुमने अपना वादा तोड़ा तो फिर तुम्हारे साथ क्या होगा। जिस पर क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि अगर मैं हमारे इस वादे को तोड़ता हूँ तो मैं मारा जाऊंगा। जिस पर शेंग कहने लगती है कि पर तुम तो पहले से ही मर चुके हो। जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि अगर तुमने हमारे इस वादे को तोड़ा तो कॉन्ग सांग के बचे हुए लोग तुम्हारे फर्स्ट एम्परर के साथ वहीं पर दफन हो जाएंगे। जिस पर क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि ठीक है, अगर मैंने ऐसा किया तो हमारे साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा। और इन्हीं अल्फाजों के साथ वो दोनों अपने फोर्सेस को ज्वाइन करते हुए कसम खाते हैं। जिसके बाद हमें वापस से उन्हीं सेंट को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर क्राउन प्रिंस और सुमो को देख रहे होते हैं। और फिर वो कहने लगता है कि लगता है अब वक्त आ गया है। जिस पर पास खड़े दो लोग कहने लगते हैं कि तो फिर ठीक है, हम लोग क्राउन प्रिंस को लेने जा रहे हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि दूर कहीं कोई इन लोगों को मिरर वर्ल्ड से देख रहा होता है। जिसके बाद हमें वापस से सुमो और बाकी सबको दिखाया जाता है जहाँ पर क्राउन प्रिंस सुमो से कहने लगता है कि सुमो तुम कांगवू की गहराइयों में जी हुई
ये माउंटेन पर जाओगे और प्रिंसेस भी तुम्हें वहाँ पर ज्वाइन करेंगी और तुम दोनों मिलकर ड्रैगन गॉड पर लगे हुए उस सील को तोड़ देना। और जनरल शी जिंग, मैं चाहता हूँ कि आप मिस शेंग का ख्याल रखें। जिस पर मूरोंग कहने लगता है कि कल जो भी हुआ वो तो बस शुरुआत थी और अब मैं ये सिटी में जाकर इन चीजों को नहीं बेच सकता, बल्कि मैं इन मेडिसिन को मर्मेड आर्मी को देना चाहूंगा। और जिसे सुनकर लेडी रुई चौंक जाती है और वो कहती है कि मूरोंग, ये तो बहुत ज्यादा है। जिस पर मूरोंग कहने लगता है कि मैं भी एक मर्मेड हूँ और मैं जो कुछ कर सकता हूँ मैं करना चाहता हूँ। जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें कुछ और करने का मौका दिया जाए तो क्या तुम करना चाहोगे, पर अगर तुम में हिम्मत नहीं तो हम तुम्हें सेफली ये सिटी में पहुँचा देंगे। और रही बात कोंग सांग और सी क्लैन की, तो तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर क्राउन प्रिंस सुमो को छेड़ते हुए कहने लगता है कि लगता है कि यंग लॉर्ड सुमो के पास बहुत ही बड़ा प्लान है। जिस पर मूरोंग कहने लगता है कि मुझे कोई डर नहीं। और जिसके बाद सुमो कहने लगता है कि लास्ट नाइट मुझे खबर मिली थी कि कुछ सोल्जर्स आइस क्लैन से फाइट करने के लिए गए हैं। और फिर वो मूरोंग को एक टोकन देते हुए कहने लगता है कि तो फिर जाओ और जाकर उन लोगों को ये दिखाते हुए कहना कि ये सिटी के गवर्नर तुम्हारी मदद के लिए मान गए हैं। और जिसे देखकर लेडी रुई कहने लगती है कि सुमो, ये तो वही टोकन है जो कि ये सिटी के गवर्नर ने मुझे दिया था। ये तो गाओ शुनजाओ का टोकन है और अगर किसी को पता चला कि ये उनका है तो वो 10 सॉर्सरर मिलकर उन्हें मारने के लिए किसी को भेज देंगे, तो उनकी जान खतरे में आ जाएगी। जिस पर सुमो उसे कहने लगता है कि तो फिर तो उसे उन सब के आने से पहले ही अपने रेबेलियन का फ्लैग उठा लेना चाहिए। जिस पर क्राउन प्रिंस लेडी रुई से कहने लगता है कि मैडम, अगर ऐसा होता है तो गवर्नर जी के लोग भी आक्रोश से भर जाएंगे और वैसे भी जब आइस क्लैन के लोगों को पता चलेगा कि कोंग सांग और सी क्लैन यहाँ पर हैं, तो वो सी कंट्री के गवर्नर को वैसे भी दोष देंगे और अगर अभी वो गद्दारी नहीं करते हैं तो मौत उनकी मंजिल होगी। और जिसके बाद सुमो मूरोंग से पूछने लगता है कि क्या तुम इसे कर पाओगे। जिस पर मूरोंग कहता है कि मैं कर लूंगा। और जिस पर लेडी रुई रोने लगती है और सुमो उससे कहने लगता है कि रुई, क्या तुम गवर्नर के साथ इसी दिन के लिए नहीं रुकी थी और अब जबकि वो वक्त आ गया है, क्या तुम अपनी फीलिंग्स के आगे सब कुछ हारना चाहोगी। जिस पर लेडी रुई कहने लगती है कि एक दिन हम सभी लोग वापस से नीले समुद्र में जरूर जाएंगे और मैं उम्मीद करती हूँ कि फ्यूचर में हम मरमेड्स नीले आसमान के नीचे और नीले समुद्र में दोनों जगह पर रह सकें। और जिसके बाद वो कहने लगती है कि लॉर्ड सुमो, लेडी रुई आपकी खिदमत में हाजिर है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर वही दो लोग फिर से आ जाते हैं और जिन्हें देखकर क्राउन प्रिंस कहने लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। और जिसके बाद वो प्रिंसेस को उन दोनों के साथ जाने के लिए कहता है और प्रिंसेस क्राउन प्रिंस से कहने लगती है कि मैं आपका वुज़ू सिटी में इंतजार करूंगी। और फिर वो सुमो से कहने लगती है कि सुमो, मैं तुम्हें कांगवू की गुफाओं में मिलती हूँ। और जिसके बाद प्रिंसेस उन दोनों के साथ चली जाती है और मूरोंग भी कहने लगता है कि अब मुझे भी जाना चाहिए। जिस पर लेडी रुई उससे कहने लगती है कि जरा रुको, मैं हमारे मरमेड आर्मी के लोगों से कहती हूँ कि वो तुम्हें वहाँ पर सेफली पहुँचा दे और साथ ही साथ यानशी को भी इस शहर से सेफली बाहर ले जाए। जिस पर शेंग कहने लगती है कि आखिर आप यानशी को कहाँ भेज रही है। जिस पर वो कहने लगती है कि यानशी का बुखार जल्द से जल्द कम करना होगा, नहीं तो उसका बुखार बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगा और वो डिहाइड्रेशन की वजह से मारा जाएगा। और जिसके बाद वो लेडी रुई से कहने लगती है कि मैडम, आपने अभी कुछ देर पहले जो भी कहा मैंने सब सुना, तो क्या ये सच है कि यानशी मेरी वजह से। जिस पर लेडी रुई और मूरोंग हंसने लगता है और मूरोंग शेंग से कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और वो एक मेल में बदल कर तुमसे शादी करने वाला है। जिस पर शेंग उससे कहने लगती है कि तो क्या यानशी फिर ठीक होगा और मैं उससे कब मिलूंगी। जिस पर सुमो उससे कहने लगता है कि जिस दिन कोंग सांग अपने वादे के मुताबिक मर्मेड्स को नीले समुद्र में वापस जाने देगा, उस दिन तुम यानशी को देख पाओगी। और इतना कहने के बाद सुमो वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद लेडी रुई मास्टर शी जिंग को एक फ्लूट टाइप की चीज देती है और कहने लगती है कि मास्टर शी जिंग, अगर आपको रास्ते में किसी भी मर्मेड की जरूरत पड़ी तो आप इसका इस्तेमाल जरूर करना और आपके उस स्वॉर्ड प्ले मैनुअल के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर कुछ मर्मेड्स आकर यानशी को ले जाते हैं और फिर शी जिंग शेंग का कान खींचते हुए कहने लगता है कि चलो भी, हमें यहाँ से निकलना होगा। और फिर मास्टर शी जिंग और शेंग दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें युन हान को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लॉर्ड वू पेंग के पास जाकर कहने लगता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं नाकाम रहा और मेरी वजह से लॉर्ड वू पेंग को शर्मिंदा होना पड़ा। जिस पर लॉर्ड वू पेंग कहने लगता है कि ज्यादा बोलना यूजलेस है। और जिसके बाद वो उसे एक फ्लाइंग ईगल के बारे में बताने लगता है और कहने लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, वो हमारे किसी आम फ्लाइंग ईगल की तरह नहीं है। और फिर वो उसे कहने लगता है कि हमारे 10 सॉर्सरर्स ने ये डिसाइड किया है कि तुम कंट्री शाह में जाकर हमारे उस फैल्कन को वापस लाओगे और उस रुई पर्ल को भी, जो कि उसकी पावर का सोर्स है। और इसी के साथ ये सीजन यहीं पर एंड होता है।